तो निशा की ये बिगड़ती हुई हालत उसके फादर से देखी नहीं गई और उन्होंने अब किसी डॉक्टर पे जाना सही नहीं समझा। ऑल्दो डॉक्टर ने अपने हिसाब से जो करना था वो करा और वो गलत था भी नहीं, लेकिन अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल सचमुच थी। उन्होंने यहाँ पर एक पंडित को बुलाया और लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि पंडित ने निशा से इधर बात करी और निशा ने कहा कि आप मेरी मम्मी को मुक्ति दिलाने के बारे में सोचना भी मत। तो अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एंड थंबनेल दिखाई दे रहा होगा आपको, तो पहले उसे देखिए और फिर इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपने देख रखा है तो इस पार्ट को मैं कंटिन्यू करता हूँ। खैर, पंडित ने जब ये सब कुछ देखा तो उसके बाद में वो काफी चौंक गया और उसने कहा कि जो रीमा की आत्मा है वो इन्हीं के साथ में है और ये आगे जाके एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उनके हस्बैंड यानी कि रीमा के हस्बैंड जो राज थे, उन्होंने कहा, पंडित जी एक बात मुझे समझ नहीं आई जो आपने मुझे कही कि ये हमारे लिए दिक्कत क्रिएट करेगी, लेकिन मैं अपनी वाइफ को जानता हूं, 12 साल तक मेरी इससे शादी रही है और मैं इसे आपसे बेहतर जानता हूं। इसकी नेचर ये रही ही नहीं कि ये कभी किसी को दुखी करे या किसी को दुख में देख भी सके। ये तो बहुत अच्छी थी, हाँ अपने पति से प्यार करती है, अपने बच्चों से प्यार करती है, वो सब बात ठीक है, लेकिन आपने जो अब ये बात कही कि कल को निशा आप तक को भी मार सकती है रीमा की इन्फ्लुएंस में, ये बात मुझे जमी नहीं। पंडित जी ने कहा, देखिए सांसारिक नियम और आत्माओं के नियमों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ऐसा मुमकिन है कि एक आत्मा जो धरती पर दुष्ट हो वो दूसरी दुनिया में जाकर ठीक हो जाए, बिल्कुल अच्छी तो नहीं लेकिन ठीक हो जाए, और ज्यादातर ऐसा होता है कि जो आत्मा यहां पर सही है वो दूसरी दुनिया में जाकर के दुष्ट हो जाए। दुष्ट आत्मा का ठीक होना बहुत मुश्किल है, लेकिन सही आत्मा का बिगड़ जाना बहुत आसान। राज को यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, पंडित जी आप कहना क्या चाहते हैं? पंडित जी ने कहा, देखिए रीमा इस वक्त पर जिस संसार में मौजूद है वो ना तो स्वर्ग है और ना ही इंसानों की दुनिया है, वो एक बीच के आयाम में फंसी हुई है। एंड ये आयाम भी इतना अच्छा है कि इसके अंदर वो अपने सभी लव्ड वंस को रखना चाहती है और खास तौर से निशा को, क्योंकि निशा से उसकी करीबी सबसे ज्यादा थी। पंडित ने कहा, वो आपका बुरा नहीं चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी, लेकिन वो ये जरूर चाहेगी कि आप उसके साथ रहें या फिर वो आपके साथ। अगर ऐसा होता है तो आप यदि उसको मुक्ति दिलाना चाहेंगे तो वो मुक्त होना नहीं चाहेगी और इसी के चलते वो आपको भी मार सकती है। आत्मा का स्वभाव कब और कैसे बदल जाए इसे कोई नहीं समझ सकता। राज को थोड़ी बहुत बात समझ में आई जरूर। उन्होंने बस यही कहा, पंडित जी अब चाहे कुछ भी हो, मुझे तो अपनी बच्ची को सही ही देखना है। कौन सा बाप अपनी बच्ची को इस हालत में देख सकता है, आप खुद सोचिए। पंडित जी ने कहा, मैं आपकी बात समझता हूं, इसका एक इलाज है। पंडित ने इधर बताया कि इन्हें मुक्त कराने का एक दूसरा तरीका है। एक तरीका तो भगवान का है और एक तरीका थोड़ा घातक है और वो काले जादू का है। जैसे ही राज ने काले जादू की बात सुनी, उसने कहा, पंडित जी ये आप क्या हमें नसीहत दे रहे हैं? आप जानते हैं कि काला जादू कितना खतरनाक है। पंडित ने कहा, देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन काले जादू का इस्तेमाल सिर्फ बुरा करने के लिए ही नहीं होता। अगर उस ताकत को समझ लिया जाए और उसको पॉजिटिव वे में यूज किया जाए तो कभी कभी लोगों का भला भी होता है। जैसे आपने देखा ही होगा कि सांप के जहर का भी इस्तेमाल होता है कई सारी बीमारियों को ठीक करने में। तो राज ने कहा, देखिए कुछ भी है, बस मैं ये चाहता हूं ये दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर से दूर हो जाए।
पंडित ने कहा, देखिए सबसे पहले तो आपको इस चीज पर गौर फरमाना है कि आपको जो भी आवाजें अपने घर में आए अपनी वाइफ की, उन्हें आप इग्नोर करें। ऐसा हो सकता है कि जो ये पूजा पाठ हम लोग करें या ये काला जादू हम करें, इसके चलते आपकी वाइफ तड़पती हुई आवाज में आपसे भीख मांगे या गुस्सा करे या ये कहे कि मैं तुम्हें मार दूंगी, ऐसा कर दूंगी। उस पर रिएक्ट नहीं करना, मन ही मन बस ये कहना है, तुम्हारी दुनिया ये नहीं है, तुम्हें यहां से दूर जाना है। राज मन के पक्के थे। उन्होंने ठान लिया कि अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। पंडित ने आगे रिचुअल को बताया कि इस रिचुअल के अंदर हम दोबारा से उनका क्रियाकर्म करेंगे और वो भी बिना लाश के। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं, ये आपकी सिर्फ बेटी ही कर सकती है, ना आप ना आपका बेटा। राज ने कहा, लेकिन रिचुअल्स के चलते तो घर का सबसे बड़ा आदमी ही अग्नि वगैरह देता है और ये है, और डेड बॉडी तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। पंडित ने कहा, रिचुअल थोड़ा अलग है, इस रिचुअल को लड़की ही करेगी और इसमें डेड बॉडी की जरूरत नहीं है। बस जो मैं आपको कह रहा हूं वो आप करते जाइए। इस लड़की को इस चीज की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि ये रिचुअल जो है इसकी मां की मुक्ति के लिए हो रहा है। और ये सारी बातें जो थी, ये पंडित ने घर में नहीं बताई। पंडित ने इन सब बातों को राज को अकेले में बताया था और इसी के साथ में एक माला भी पहनाई थी निशा को, जिसके चलते निशा वहां बेहोश हो गई थी, ताकि उसको कुछ याद न रहे या फिर वो इन सब चीजों को समझ ना सके, क्योंकि वो काफी पावरफुल थी। पंडित ने कहा था कि रीमा की आत्मा हमें फॉलो नहीं कर रही, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो कितना गलत यहां पे साबित होने वाला है। पंडित ने कहा, कुछ 30 से 45 दिन का ये रिचुअल है जो बहुत आम है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। हर दिन आपको एक सफेद गाय को, बिल्कुल सफेद गाय को यहां पर 2 रोटी खिलानी है। इसी के साथ में आपने देखा होगा कि जब भी लोगों का श्राद्ध किया जाता है तो कौवे को झूठा खाना या फिर नया खाना कुछ इस तरीके से खिलाया जाता है। तो उन्होंने कहा, अपने घर का झूठा खाना और इसी के साथ साथ अपने मुंह में रखा हुआ जो निवाला है उसको वापस यहां पर थूक करके उस चीज को किसी बिल्ली को खिला देना या फिर किसी कौवे को। अपनी बेटी को आप कैसे समझाएं, ये आपकी सिरदर्दी है। आपको ये रिचुअल करना है, हर दिन करना है। छत उनके पास में थी, बिल्ली वगैरह का उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं कौवे की अगर बात करूंगा तो मेरी लड़की समझ जाएगी। उन्होंने यहां पर एक थाली में अपना झूठा खाना रखा। निशा को बोला, बेटा इस खाने को ऊपर रखाओ और ध्यान रहे कि इससे कौवे वगैरह खा लें। तो उसने कहा, पापा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, बेटा ये इसीलिए क्योंकि मम्मी को मरे हुए तुम्हारी 6 महीने हो चुके हैं और मैं चाहता हूं वो खुश रहें। उन्होंने कहा, पापा आप उन्हें मुक्ति दिलाना चाहते हो क्या? अगर ऐसा सोच रहे हो ना तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मुक्ति नहीं, बस एक खुशी। अब निशा 12 साल की थी, उस बच्ची को इतनी समझ नहीं कि मुक्ति और खुशी में क्या फर्क है। उन्होंने भी वर्ड्स का सही इस्तेमाल किया, लड़की फंस गई इस चीज को देखते हुए और वो ऊपर खाना रखाई। लगातार राज की पैनी नजर बनी रहती थी खाने के ऊपर कि उसे कबूतर ना खाए, उसे कौवा ही खाए, और वो ऊपर ही मौजूद रहते थे। बार बार निशा ने ये चीज देखी थी कि जब भी वो खाना डालने जाती थी तो उसके फादर घर में नहीं होते थे, वो छत पर ही छुपे रहते थे ताकि वो नजर रख सके कि कौवे उसे खाएं। कौवों ने उस खाने को खाया। लड़की से उन्होंने यहाँ पर 30 दिन तक गाय को 2 रोटियां खिलवाई। इसी के साथ में पंडित ने कहा था कि कच्चा दूध जो है वो आपको किसी कुत्ते या किसी बिल्ली को पिलाना है। तो सिचुएशन जो थी वो सारी उनके हक में साबित हो रही थी। उनके नीचे
कुछ पपीज़ का जन्म हुआ था, तो वो कहते थे जाओ बेटा इनको जा कर के दूध पिलाओ। तो वो दूध भी पिलाती थी, उसको पसंद थे पपीज़ वगैरह, उसको इन सब बातों की भनक नहीं थी। ऐसा राज को लगता था। ये सब कुछ वो उनसे करवाता था। और इसी के साथ में पंडित ने कहा था कि एक बार अपने घर के अंदर नींबू से एक घेरा बनाइए, गोल घेरा नींबू से बनाइए, उसके ऊपर सफेद रंग का पाउडर डाल दीजिए। आपने देखा होगा पार्क के अंदर चींटियों को जो खिलाते हैं ना खाना, उस तरीके का वो डाल दीजिए। अंदर 2 लड्डू रखिए उस घेरे के अंदर, एक लाल कपड़ा, आपकी वाइफ जो सिंदूर यूज करती थी अगर वो आपके पास में हो तो उसे, और उसकी कोई साड़ी, ये सारी चीजें वहां पर रखिए। इसी के साथ में आप जो है उस घेरे के बाहर खड़े होकर के अपनी वाइफ को साफ बोलिए कि हमारी जिंदगी से चली जाओ, अपनी बच्ची को बख्श दो, मुझे बख्श दो, मेरे बेटे को बख्श दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम बस यहां से चुपचाप चली जाओ। और एक तस्वीर भी उनकी होनी जरूरी है, सिर्फ उनकी, फैमिली फोटो नहीं। उन्होंने ऐसा ही किया। और ये चीज जो थी ये उन्हें 3 दिन तक करनी थी। अमावस के अगली रात जो होती है उस दिन से रिचुअल शुरू, और 3 दिन तक ये वाला रिचुअल, बाकी 30 से 45 दिन तक का वो। काले जादू की बात तो हो गई, इसी के साथ में उस लड़की ने अपनी माँ का श्राद्ध भी किया। उसने अपने फादर को नहीं देखा था श्राद्ध परफॉर्म करते हुए, और क्या क्या होता है क्या नहीं, तो श्राद्ध वगैरह भी करवाया गया। और इस तरीके से बोल करके करवाया गया कि इससे मम्मी बहुत खुश रहेगी। उसने ये भी किया। साथ साथ 30 दिनों तक 11 पंडितों को खाना भी खिलाया गया। एक वक्त का खाना राज खुद खिलाते थे। और भगवत गीता का पाठ जो था वो घर में कराया गया। पंडित ने कहा कि गीता के पाठ में इतनी पावर है कि भटकती हुई आत्मा जो है उसको मुक्ति मिल जाती है। रीमा जो है वो कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, लेकिन वो दुष्ट बन जाएगी आने वाले वक्त में। इसीलिए गीता का पाठ कराना बहुत जरूरी है। और उस वक्त पर आपकी बेटी मौजूद और अलर्ट होनी बहुत जरूरी है। तो गीता का पाठ कराया गया और अपने तरीके से राज ने उसे समझाया भी कि आत्मा जो है उसको मुक्त होना पड़ता है। निशा इन सब बातों को सुन के बहुत खुश थी। भाई 45 दिन बीत गए। पंडित ने अब कहा अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, मैंने डबल क्रॉस कर लिया। हम लोगों ने काले जादू का भी इस्तेमाल किया, हमने भगवान की शक्ति का भी इस्तेमाल किया। काले जादू से नहीं तो भगवान की शक्ति से उनको मुक्ति मिल जाएगी। अब आपकी बीवी कभी भी निशा की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देगी। लेकिन उन्हें एक बात बिल्कुल नहीं पता थी कि निशा कितनी ज्यादा शातिर हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि पंडित ने निशा को एक माला पहनाई थी, जिसके चलते निशा को कुछ बेहोशी सी आ गई और वो सो गई। ये पंडित ने जो कहा था कि माला पहना करके वो दूर हो जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग की उपज थी, ऐसा नहीं था। निशा भले ही बेहोश थी, लेकिन आत्मा उसकी शरीर में कैद नहीं थी। रीमा लगातार उनका पीछा कर रही थी और वो जानती थी कि यहां पर क्या क्या होने वाला है। और ये सारी बातें जो थी ये उसने निशा को बताई थी। तो आपको याद होगा कि जो थूका हुआ खाना था जिसको ऊपर जाकर के निशा डाला करती थी कौओं के लिए, और राज उस पर नजर रखते थे, तो जब वो नीचे से ऊपर लेके उस खाने को आती थी ना, उस खाने को वो नल के नीचे धो दिया करती थी, उस रोटी को नल के नीचे धो देती थी। और इस तरीके से उसने रिचुअल में यहां पर एक दिक्कत पैदा कर दी थी। और ये रोटी जो थी जो वो धो करके लाती थी, ये भी उसने सिर्फ 1 या 2 दिन ही किया था। रिचुअल वैसे ही परफॉर्म होना था जैसा पंडित ने कहा था, गलती की गुंजाइश थी ही नहीं। लेकिन निशा ने रीमा की मदद से इसको पलट दिया। अब क्या हुआ, रीमा की आत्मा निशा के साथ रही, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से पहले रहती थी। वो अभी भी उसकी गार्डियन एंजल बन करके उसके साथ में ही रहती थी, लेकिन बिल्कुल भी ना तो राज को
ना उस पंडित को और ना कार्तिक को इस चीज की भनक लगी कि रीमा आज भी उनके बीच में मौजूद है। अब कमाल की बात आप इधर देखिए कि रिचुअल के अंदर भले से ही गलती हुई हो, रिचुअल को ठीक से परफॉर्म ना किया गया हो, लेकिन उस रिचुअल की ताकत ऐसी थी जिसके चलते कहीं ना कहीं रीमा की शक्तियों पर लगाम लग चुकी थी। अब वो खुल के निशा से बात नहीं कर पाती थी। जैसे ये रिचुअल कंप्लीट हुआ था, उसकी गार्डियन एंजल बनकर रह गई। अब वो सचमुच वही गार्डियन एंजल जिसकी डेफिनेशन उसने अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी थी, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया था। उसकी ताकत लिमिटेड थी, लेकिन निशा की जिंदगी एक अच्छे मोड़ पर आ चुकी थी। कमाल की बात आप देखिए, मुक्ति अभी तक उस मरी हुई औरत को नहीं मिली, निशा की एक बेवकूफी के चलते। लेकिन अभी तो दिक्कतें शुरू हुई ही नहीं थी। अब निशा कुछ ऐसा करने वाली थी जिसके चलते मल्होत्रा परिवार के अंदर सैलाब आने वाला था, बहुत भयानक सैलाब। निशा की प्लेसमेंट हो गई और निशा काफी अच्छी जिंदगी बिता रही थी। कॉलेज उसको अच्छा मिला, ऐसा नहीं कि हमेशा टॉप मार्क्स लाती हो या फिर बहुत ज्यादा उसके चर्चे होते हो, लेकिन एक बॉर्डर लाइन पासिंग स्टूडेंट से वो एक अबव मीडियोकर स्टूडेंट बन गई थी। पेरेंट्स जो थे उसके, मतलब उसके फादर ही, वो उससे काफी खुश थे कि चलो हमारी लड़की कामयाब हो रही है। और वो कहती थी, अब पता नहीं मुझे ना मम्मी दिखाई नहीं देती, लेकिन वो मेरी गार्डियन एंजल है। कई बार वो ये चीज बोलती थी, भोलेपन में भोला बनकर बोलती थी वो कि आपका रिचुअल यहाँ सक्सेसफुल हो गया। शुरुआत में तो उसको लगता रहा कि मम्मी उससे कम्युनिकेट करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। एक वक्त ऐसा आया जब निशा के सब्र का बांध टूट ही गया। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2020, 25 साल की हो गई निशा। 2007 से कहानी बढ़कर 2020 तक आ गई। गार्डियन एंजल थी उसकी मॉम, लेकिन उसको वही चाहिए था जो उसके पास में 2007 या उससे पहले था, अपनी मां के होने का एहसास। 2020 में बात आई शादी की। उसके फादर ने कहा, बेटा अब काफ़ी वक्त बीत चुका है और तुम काफ़ी बड़ी हो और ज़िंदगी में भी सेटल्ड हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उसने कहा, पापा आप बताओ मैं किससे शादी करूं? उसके फादर ने कहा, बेटा मैं तो चाहता हूं तुम अपनी मर्जी से शादी करो, बाकी कोई लड़का नज़र में नहीं है तो मैं देखूं। उसने कहा, आप जो चाहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। उसे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी, ऑल्दो वो डिप्रेसिंग अपने आप को दिखाती नहीं थी। एक लड़के से उसकी बात यहाँ पक्की हुई और डेट भी निकल आई थी, कुछ नवंबर के आसपास की डेट थी। तो उस वक्त पर शादी की बात पक्की हो चुकी थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, निशा अपने फादर से दूर होने की बजाय अपनी माँ को मिस कर रही थी। उसकी माँ की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी शादी को लेकर के कि मैं तुझे ऐसे सजाऊंगी, तेरा उस दिन इस तरीके से मैं कन्यादान करूंगी, और जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया ही था कि जब तेरी एंगेजमेंट होगी कि तेरे को मैं अपने वाली रिंग पहनाऊंगी। ऑल्दो एंगेजमेंट वाले दिन उसने दूसरी रिंग पहनी थी और वो काफ़ी रो रही थी। सभी लोगों ने पूछा था कि क्या हुआ, तो वो अपने दिल की बात बता नहीं पाई। अब ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये निशा ने आगे जाकर के अपने फादर को बताई थी। कहीं आप ये कहे कि भाई तुम्हें ये चीज़ कैसे पता, ये सारी बातें डिटेल में उसने अपने फादर को आगे बताई हैं। दिन गुजरते गए, निशा वापस से वही पागलपने के सिम्टम दिखाने लगी। अब वो कमरे में चुपचाप बैठ जाती, बहुत डिप्रेस हो जाती। खाना पीना उसने छोड़ दिया था। उसके टू बी हस्बैंड का इधर कॉल आता था, जिनका नाम राहुल था। उनका कॉल आता तो कॉल नहीं उठाती थी, कॉल काट दिया करती थी। कई बार राहुल ने भी अपने होने वाले ससुर से बात करी और कहा कि ये क्या दिक्कत है, किसी और लड़के से इसका चक्कर है या कुछ आप छुपा रहे हैं तो बता दीजिए, क्यों आप
ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बेटा मैं सच में कुछ नहीं जानता और मेरी बेटी कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ी, तो बेटा मैं फिर भी बात करता हूँ उससे। उन्होंने बात करी कि निशा देखो ये हरकतें जो हैं ये ठीक नहीं है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। निशा ने कहा पापा आप मेरा दुख ना समझ नहीं सकते, मैं कितना अपनी माँ को मिस करती हूँ ना, ये सिर्फ मेरे ऊपर ही बीत रहा है, आप दुख को नहीं समझेंगे। आज पहली बार राज ने निशा पर गुस्सा करते हुए कहा बेटा तुम क्या समझ रही हो अपने आप को, तुम्हें क्या लगता है कि रीमा के जाने का दुख मुझे नहीं है या कार्तिक को नहीं है? तुमसे छोटा है कार्तिक, 5 साल छोटा है, उसकी उम्र मैं 7 साल थी जब इधर रीमा की डेथ हो गई। हम पर भी उतना बड़ा ही पहाड़ टूटा है, लेकिन हम उस गम में डूब नहीं जाते। अब लड़की की शादी होती है तो उसको विदा होके जाना ही होता है ना, ये तो नहीं कि वो घर परिवार में ही पड़ी रहेगी या जिद कर करके यही कहेगी कि मैं नहीं चाहती, जो करना है कर लो। जो रिचुअल होते हैं, जो नियम होते हैं, उन्हें फॉलो किया जाता है। जो इंसान जब तक जिंदा है उसकी इज्जत की जाती है, उसके साथ बैठ के बात की जाती है। लेकिन दुनिया का दस्तूर ऐसा ही है बेटा कि मरने के बाद किसी की लाश को 24 घंटे से ज्यादा भी इंसान अपने घर में नहीं रख सकता, चाहे वो इंसान 80 साल का हो चाहे 8 साल का हो। हमें सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं, महज लोगों की यादें हमारे साथ रह जाती हैं और धीरे धीरे करके वो यादें भी हम भुला देते हैं, या कह सकते हो कि वक्त जो है वो हमें भुलवाने पर मजबूर कर देता है। राज ने आगे कहा कि बेटा अब तुम बड़ी हो, मैं तुमसे खुल के बात कर सकता हूं और मैं तुम्हें यही समझा रहा हूं कि ये सारी चीजें अब छोड़ दो। अभी तक तुम बिल्कुल ठीक थी, बार बार मैं डॉक्टर्स पे लेके जाऊंगा, बार बार मैं इधर साधुओं पे पंडितों पे दिखाऊंगा, कौन शादी करेगा तुमसे? चलो उस वक्त पर तो बचपना था, लोगों ने भूला दिया उस बात को, लेकिन अब तो बचपना नहीं है ना बेटा, प्लीज ग्रो अप और ऐसी हरकतें मत करो। निशा टूट चुकी थी और बस वो अपनी माँ को ही मिस करती थी। वो सोचती थी कि मैं शादी वाले दिन अपनी माँ जैसी दिखूं, मेरी माँ ही मेरी विदाई करे। उसे अपने फादर की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, वो बस अपनी माँ को वापस चाहती थी और इसके लिए उसने एक बहुत भयानक कदम को उठा लिया। निशा रेपरकशंस को जानती थी कि अगर मैंने अपनी मॉम को बुलाया तो शायद दिक्कत परिवार पर भटक सकती है, लेकिन फिर भी वो इधर मानने को तैयार नहीं थी। अब उसके पास में सिर्फ एक ही सहारा था अपनी मरी हुई मां को बुलाने का, और वो था काला जादू। वो किसी अघोरी को ढूंढती है और उसके पास में चली जाती है। अघोरी को सारी बातें A to Z वो बता देती है। अघोरी कहता है कि तुम जो ये काम करने वाली हो ना, ये काम ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ को आज भी मुक्ति नहीं मिली है, वो मुक्त होना चाहती है और तुम ऐसा करना चाहती हो। उसने कहा देखिए ज्ञान मत पेलिए, मदद कर सकते हैं तो बताओ, नहीं तो मैं किसी और पर जाऊं। अघोरी ने कहा मरे हुए को वापस बुलाना मुश्किल बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन मरा हुआ किस तरीके से वापस आएगा इससे समझाना मेरे लिए नामुमकिन है। तुम बुला तो लोगी उनको, लेकिन उनको बुला करके वो किस तरीके से तुम्हारे घर परिवार पर धावा बोलेगी भी या नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं देता। हो सकता है तुम्हारी मौत भी हो जाए, और बहुत दर्दनाक मौत, ऐसा मुमकिन है। अब अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं इस रिचुअल को परफॉर्म कर सकता हूं। तुम्हें अपने बाप की बात माननी चाहिए, भुला दो उन्हें जो मर चुके हैं। अघोरी सही इंसान था, लेकिन निशा ने कहा नहीं, मुझे मेरी माँ से बात करनी है। अघोरी ने कहा बात मैं करवा दूंगा, बात करवाने की दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम उन्हें
वापस अपने पास रखना चाहती हो, ये दिक्कत है। तुम बात करना चाहती हो तो मैं एक जरिया हूं जिसके चलते वो मेरे शरीर में आ सकती है और तुम उनसे बात कर सकती हो। उसने कहा नहीं, बात नहीं, वापस अपनी मां को चाहती हूं मैं। अघोरी ने बहुत समझाया, वो नहीं मानी। तो उसने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज लेकर के आओ जो तुम्हारी मां को बहुत पसंद थी, एंड नॉन लिविंग थिंग होनी चाहिए वो। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि वो रिंग बहुत पसंद करती थी रीमा, और वो रिंग आज तक भी निशा के पास सही सलामत मौजूद थी। निशा उस रिंग को लेकर के आई और उस रिंग की पूरी कहानी अघोरी को बता दी। अघोरी ने कहा ठीक है, तुम्हें अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये काम सही नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूं। उस अघोरी ने यहां पे क्या किया कि उसने पहले तो मंगवाई रीमा की एक तस्वीर, सिर्फ रीमा की तस्वीर उसे मंगवाया, उसे सामने रखा उसने। इसी के साथ में उसकी जो टेक होती है, मतलब जिस तरीके पे वो खड़ी रहे, वो जो इमेज है, वो फोटो जो है बेसिकली, उसके पीछे एक नींबू उसने रख दिया ताकि वो फिसल ना सके। वो उसने तस्वीर वहां पर रखी। इसी के साथ में उसने कहा कि एक जिंदा चूहा मुझे चाहिए। जिंदा चूहा जो था उसे पकड़ना ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। अघोरी क्या, वो निशा ही पकड़ करके ले आई, एक पिंजरे में बंद करके। अघोरी के पास में एक चाकू था, उस चाकू के ऊपर उसने वैक्स लगाया और यहां पे कुछ उसने बोला। इसी के साथ में एक काला कपड़ा उस चाकू के ऊपर ढक दिया। निशा को बोला आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और तुम्हें कुछ भी नहीं देखना। उसने उस चाकू को लिया और सीधा उस चूहे के ऊपर उसको, जैसे ही उसने ये काम किया, उसने निशा को कहा कि तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। उसने अपनी आंखें खोली तो उस कपड़े के ऊपर खून लगा हुआ था। अब उसने कहा ये अंगूठी जो है ये मुझे दो। अंगूठी दी गई। उसने अंगूठी को ढंग से देखा, उसके बाद में अंगूठी को तस्वीर के सामने रख के ऊपर से जो अंगूठी थी, जैसे मैंने बताया था वो खुलती थी, उसको खोला और अंदर दोनों माँ बेटी की तस्वीर मौजूद थी। उसके ऊपर उस खून की बूंद को टपकाया। एक उसने यहाँ पर नारियल लिया, नारियल को फोड़ के कुछ नारियल की जो बूंदें थी उसको भी टपकाया और एक नींबू को काट के उसे भी यहाँ पर डाला। इसके साथ में उसने उस अंगूठी को बंद किया और एक बेसिकली जो उसने आग जला रखी थी उसके पास में जाकर के उस अंगूठी को ले आया और आग में डाल दिया। निशा कुछ बोलने वाली थी कि वो गुस्से में थी, वो अंगूठी उसे बहुत प्यारी थी। अघोरी ने इशारा किया चुप, एकदम चुप। वो चुप हो गई और उसने कहा कुछ 5 से 7 मिनट लगेंगे, अपनी आंखों को खोलियो मत, नहीं तो तू इसी वक्त मरेगी। मेरी भी हिम्मत नहीं है मैं अपनी आंखें खोलूं। आंख बंद कर, बिल्कुल चुपचाप रह और जो भी मैं बोल रहा हूं उसे बस सुन, समझने की जुर्रत मत करियो और अगर समझ भी जाए तो इसे कभी दोहराइयो मत, बस इतना मेरा कहना मान। कोई मंत्र था, बहुत कॉमन मंत्र, जिसको वो यहां पर उल्टा पढ़ रहा था। पंडित ने 313 बार उस मंत्र का जाप किया और उसके बाद उसने कहा अपनी आंख खोल। जैसे ही उसने आंख खोली, न जाने कौन सी शक्ति उस आग के अंदर से निकली जिसके चलते वो अंगूठी बाहर टॉस होके गिरी, जैसे किसी ने उसको फेंका हो। वो इधर निशा के पैरों के पास में थी और निशा उसको देख रही थी। अंगूठी बिल्कुल जल चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसका रंग जो था वो वापस अपनी नेचुरल फॉर्म में आ गया। अघोरी ने इधर कहा तेरी मां वापस आ चुकी है और अगर तू उसे देखना चाहती है तो देख, वो तेरे पीछे ही खड़ी है। निशा ने कहा क्या मैं गर्दन घुमा के देख लूं? उसने कहा देख। उसने जैसे ही उसे देखा, उसकी मां का आधा शरीर जला हुआ था। वो डर गई,
अघोरी के लिए आम बात थी। अघोरी ने कहा रुक। धीरे धीरे करके उसकी माँ बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में उसके सामने आ चुकी थी और वो अपनी बेटी को देख के हंस रही थी। उसने अपनी माँ को इधर छूने की कोशिश करी। अब इसके आगे, खैर इसके आगे जो हुआ वो मैं इसके फाइनल पार्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से मल्होत्रा फैमिली पर इस चीज़ का कहर बरसा और क्या निशा इस चीज़ से मुक्त हो पाई या नहीं। आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा था कि 2023 चल रहा है ये, लेकिन आज भी निशा के ऊपर वो प्रकोप या वो पागलपन वो आज भी उसके ऊपर मंडरा रहा है। तो क्या ये चीज़ सॉल्व हो पाती है नहीं, और किस तरीके से यहाँ पर बहुत दुर्गति होने वाली है राज की, कार्तिक की और इसी के साथ निशा की, वो सब कुछ आपको फाइनल पार्ट में पता चलेगा। बाकी आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि इधर क्या होने वाला है, क्या करेगी रीमा अब इधर निशा के साथ में और राज के साथ में, जो इधर हमेशा निशा को सही हिदायत देता है, क्या होगा उनके साथ में। मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को मेरे साथ शेयर करें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में उसे भेजें, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज़ के साथ आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आपकी स्टोरी का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा मुझे। बाकी आज की वीडियो के अंदर तो इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ कल आपसे इस वीडियो के फाइनल पार्ट के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।